हिंदी में कुछ कुछ समझ नहीं आया था। अच्छा कोई बात नहीं, बताओ क्या क्या नहीं समझ में आया। सर 4 5 जैसे नहीं है सर। एक तो से ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या ठीक है, होता है? डिस्कस करते हैं अभी। और कौन सा नहीं आया? मैं एक बार ओवरव्यू दे दूं जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे आइडिया लग जाए कि आज हम आगे क्या प्रोसीड करने वाले हैं। लास्ट से मैंने स्टार्ट करा था, फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है फिजिक्स में? 7। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। राइट? कोई अगर वेटिंग में हो तो मुझे बता देना बेटा। ठीक है, तो फंडामेंटल हमारे पास फिजिक्स में 7 क्वांटिटीज हैं, ये याद करनी है। उसके बाद हमने पढ़ा था फिजिक्स में 3 टाइप्स के सिस्टम्स यूज होते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। बट अब हम लोग कौन सा यूज करेंगे? ओनली एमकेएस, ओनली एमकेएस। सीजीएस और एफपीएस को फॉलो नहीं करेंगे। एमकेएस का मेरा मतलब क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है ना? इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा किस में लोगे? मीटर में। टाइम हमेशा सेकेंड में। मास हमेशा किलोग्राम में। ये प्रेफर्ड है। सीजीएस और एफपीएस हम प्रेफर नहीं करते। क्या फिजिक्स में हमारे 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, पहला हमारा है प्लेन एंगल, दूसरा हमारा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मतलब क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। यूनिट कौन है? रेडियन। एंगल में क्या खास बात है? यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होती। ठीक है ना? सर्कल का एंगल कितना होता है? 2 पाई रेडियन। और प्लेन एंगल सिर्फ और सिर्फ 2D के लिए डिफाइंड है, मतलब सर्कल के लिए, स्फीयर के लिए डिफाइंड नहीं है। उसके बाद हमने देखा था डिग्री को रेडियन में कैसे बदलोगे? इंटू पाई बाई 180। देखो लिखा है मैंने, इंटू पाई बाई 180। सबको स्क्रीन तो शो हो रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। डिग्री को रेडियन में लाने के लिए क्या तरीका बताया? इंटू पाई बाई 180। और रेडियन को डिग्री में कैसे लाओगे? 180 बाई पाई। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना है? 4 पाई। और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल हमेशा चलेगा 3D में। प्लेन में चलेगा प्लेन एंगल रेडियन, 3D में चलेगा सॉलिड एंगल। ठीक है? उसके बाद हमने देखा था डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो मैंने कहा था अराउंड 20 क्वांटिटीज को हमें लर्न करना है, 23 को डिराइव्ड में। तो पहला हमारा कौन था? एरिया। एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ को भी एल कहते हैं और ब्रेथ को भी एल कहते हैं। तो एरिया क्या हो गया? एल स्क्वायर। तो जो एल की पावर है, इस पावर को हम बोलते हैं डायमेंशंस। वॉल्यूम का हमने क्या लिखा है? एल बी एच, यानी लेंथ इंटू लेंथ। ध्यान दिया ना? तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या आ गई? एल क्यूब। डेंसिटी का मतलब क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास को एम लिखेंगे, वॉल्यूम को एल क्यूब लिखेंगे। तो डेंसिटी क्या आ गया? एम एल माइनस 3। स्पीड का मतलब क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, एल अपॉन टी। मतलब स्पीड की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस 1। स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। और स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इसका मतलब डायरेक्शन की जरूरत नहीं। क्या हमने डिस्कस करा था वेलोसिटी के बारे में? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब एल, टाइम मतलब टी। तो वेलोसिटी हमारी क्या बन गई? एल टी माइनस 1। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और स्पीड कैसी है? स्केलर। तो अगर स्पेलिंग पे ध्यान दो तो वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर, याद रखने में हेल्प रहती है। एस से स्पीड, एस से स्केलर। ठीक है ना? तो नोट 1 में मैंने क्या लिखा है? ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन में नो आइडिया अबाउट स्केलर और वेक्टर। इसका मतलब डायमेंशन को देख के हम बता नहीं सकते कि स्केलर की बात चल रही है या वेक्टर की बात चल रही है। फिर नोट 2 में मैंने लिखा था एंगल में क्या खास बात है? डायमेंशन नहीं होती बट यूनिट होती है। एग्जाम में पूछेगा क्या ऐसा हो सकता है कोई क्वांटिटी ऐसी जिसमें यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है? तो हम लिखेंगे यस। एग्जाम्पल कौन है? एंगल। एंगल में यूनिट है, देखो रेडियन।
पर डायमेंशन नहीं। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से वेलोसिटी कैसे बदलती है। ठीक है, तो हमने डायमेंशन क्या निकाली थी? LT - 2। ठीक है, लिखते लिखते याद हो जाएगी धीमे धीमे। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F = ma। तो हमारे पास फोर्स की डायमेंशन क्या आ गई? ML-T - 2। ठीक है, ये बुक में सारी गिवन है, राइट? देख करके लिख सकते हो, धीमे धीमे तुम्हें याद भी हो जाएंगे। प्रेशर का मतलब क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। ज्यादा करोगे तो प्रेशर, जिसकी डायमेंशन हमने सॉल्व करी थी, ML - 1 T - 2। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारी कौन है? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv² में हाफ क्या है हमारा? नंबर। नंबर की कोई डायमेंशन तो छोड़ देंगे। मास के m है और v के LT - 1। तो सॉल्व करने के बाद काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या आई? ML2 T - 2। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। m हमारा कौन है? मास। g कौन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और h कौन है? हाइट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सेकंड फ्लोर पे रखा है और दूसरा ऑब्जेक्ट 10th फ्लोर पे रखा है, तो 10th फ्लोर वाले की हाइट ज्यादा है, यानी 10th फ्लोर वाले की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है। क्या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन सेम है? नोट करो, एग्जाम में किसी भी टाइप की एनर्जी बोले, सारी एनर्जी सबके डायमेंशन सेम है, ML2 T - 2। ठीक है, वर्क का मतलब क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और टॉर्क का मतलब क्या होता है? R×F। ठीक है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी नोटिस करो, ML2 T - 2। पोटेंशियल एनर्जी ML2 T - 2। वर्क, इसकी डायमेंशन भी ML2 T - 2। टॉर्क, इसकी डायमेंशन भी ML2 T - 2। इसका मतलब मैंने यहाँ सर्कल में क्या लिख दिया है? डायमेंशन वाइज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, टॉर्क सब एक ही बात है, सबकी डायमेंशन सेम है। तो कोई एक की डायमेंशन याद है तो चारों याद है। फिर मैंने लिखा ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन में, टू डिफरेंट क्वांटिटीज में है सेम डायमेंशन। फॉर एग्जांपल ML2 T - 2 का मतलब हो सकता है तुम वर्क की बात कर रहे हो सकता है तुम टॉर्क की बात कर रहे हो सकता है काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो, या पोटेंशियल एनर्जी की। तो क्या डायमेंशन देख के मैं पहचान सकता हूँ किसकी बात चल रही है? नहीं पहचान सकता। इसका मतलब दो अलग अलग क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो सकती है, जैसे दो स्टूडेंट का नेम सेम हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। लॉजिकल। उसके बाद हमने देखा था लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो उससे हमने डायमेंशन निकाल ली। मास मतलब m, वेलोसिटी मतलब LT - 1। फिर इम्पल्स का फॉर्मूला क्या बताया था? लार्ज फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल, जिसको सॉल्व करके हमने देखा ML-T - 1। तो यानी मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स की डायमेंशन सेम। इम्पल्स के ऊपर मैंने एरो लगाया है क्या सिंबल में? इस एरो का मतलब इम्पल्स कैसी क्वांटिटी है? क्या मोमेंटम के सिंबल में भी एरो लगाया है? तो मोमेंटम भी कैसा है? वेक्टर। इसका मतलब डायरेक्शन होती है, मोमेंटम में भी डायरेक्शन होती है और इम्पल्स में भी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एंगुलर स्पीड। लीनियर स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायमेंशन क्या थी? LT - 1। यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड का मतलब क्या है? एंगल अपॉन टाइम, यानी थीटा अपॉन टी। थीटा की तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं, टाइम की टी। तो आज से एंगुलर स्पीड की डायमेंशन क्या आ गई? T - 1। सही। और यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ राउंड्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना राउंड लगाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्वेंसी। और टाइम पीरियड, टाइम फॉर 1 राउंड।
एक राउंड को लगाने में जो लगता है टाइम उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की यूनिट क्या है? सेकेंड्स, है ना। और फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्ज। देख रहे हैं, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला मुझे याद है, एक 1 by टाइम पीरियड। तो यहां से फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन क्या आ गई? T-1। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन। पावर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और इसकी एसआई यूनिट क्या है? वॉट। रेट ऑफ वर्क डन मतलब टाइम से डिवाइड करना है, तो W/T कर दिया, जिससे पावर की डायमेंशन क्या आ गई? mL/T-3। फिर हमने पढ़ा था स्ट्रेन। अगर एक स्प्रिंग पे कोई वेट लटका दो तो वेट की वजह से क्या स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी? रबर है, रबर पे कोई चीज हैंग कर दी तो रबर थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा क्या? सही बात बोली। रबर पे कोई चीज हैंग कर दो, रबर खींच जाता है। तो स्ट्रेन का मतलब क्या है? डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। खास बात क्या है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, दिख रहा है, और कोई डायमेंशन भी नहीं होती। एंगल और स्ट्रेन में डिफरेंस समझ में आया? एंगल में यूनिट थी या नहीं थी? थी, बट डायमेंशन नहीं थी। और स्ट्रेन में दोनों नहीं है, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिसकी ना तो कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन। तो मैं क्या लिखूंगा? स्ट्रेन। स्ट्रेन का सिंपल लॉजिक मैंने बताया, एक वायर है रबर का, उस पर मैंने कोई चीज हैंग कर दी, तो हैंग करने पे क्या वायर की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो डेल्टा एल का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चेंज इन लेंथ। वेरी गुड, चेंज इन लेंथ। और एल का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ? ओरिजिनल। लिख देता हूँ मैं, डेल्टा एल का मतलब है चेंज इन लेंथ। और एल हमारा कौन है? ओरिजिनल। एक डायग्राम बना देता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा वायर था जिसकी लेंथ थी एल, मैंने वेट हैंग कर दिया, तो वेट हैंग करने से लेंथ थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई। जितना एक्सटेंड हुई उसको नाम क्या दे रहा हूँ मैं? डेल्टा। सही। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। आज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तुम लोगों ने पूछा मुझसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताओ क्या होता है, राइट? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? ईटा। एन को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है क्या मैंने? ठीक है, तो मैं इसको पहले एग्जांपल समझाता हूँ क्या है ये। एक बोतल में हमने पानी भर दिया, ठीक है, और एक बोतल में है केचप भरा हुआ है, टोमेटो केचप। दोनों बोतल को मैंने उल्टा कर दिया, तो जिस बोतल में पानी भरा हुआ है, पानी आराम से बह जाएगा या दिक्कत होगी? खाली हो जाएगी बोतल पूरी। केचप को उल्टा कर दिया, केचप गिरना शुरू होगा। सारा केचप गिरेगा या 50-60%? जब समझ में आया, 50-60% हो जाता है, उसके बाद ऊपर वाला जो बचा हुआ केचप है उसको हिलाकर गिराना पड़ता है या अपने आप गिरता है? तो इसका मतलब केचप काफी गाढ़ा है क्या? तो जिसको हम हिंदी में कहते हैं गाढ़ा, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? विस्कोसिटी। विस्कस का मतलब गाढ़ा लिक्विड, ठीक। डेंसिटी का मतलब मास बाय वॉल्यूम। तो जब लिक्विड रेस्ट पर है तो हम लोग मेनली टर्म यूज करते हैं डेंसिटी, जब रेस्ट पर है। जब लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड के फ्लो में नेचर डिपेंड करता है विस्कोसिटी पर। अगर हल्का लिक्विड है तो क्या आसानी से फ्लो हो जाएगा? और गाढ़ा लिक्विड है तो आसानी से फ्लो होगा या काफी मुश्किल होगी? सही बात है। एक बॉटल में मैंने डेटॉल भर दिया है, तो डेटॉल कैसा लिक्विड लगता है तुम लोगों को? हल्का। डेटॉल बहुत लाइट होता है, सही बात है। डेटॉल को हम चोट पे डालते हैं तो एंटीसेप्टिक कहते हैं ना। डेटॉल जैसे ही डालोगे, डेटॉल जब गिरेगा वुंड पर तो गिरते ही क्या होगा? फैल जाएगा। वो तो फैलता है, पतला है। तो अगर वो स्प्रेड होगा तो जो हमारा जहाँ पे चोट लगी है, क्या वहां पर कुछ बैक्टीरिया या डस्ट हो सकती है ना? तो अगर तुमने डेटॉल डाल दिया तो डेटॉल क्या उस डस्ट को बाहर कर देगा? सोचो, अगर चोट लगी है और मैंने वहां पर डेटॉल डाल दिया तो क्या डेटॉल के साथ जो वहां पे बैक्टीरिया आ गए हैं, ये जो डस्ट पार्टिकल आ गए हैं चोट पर,
अगर वो निकल जाएंगे तो क्योर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इसीलिए डेटॉल को एंटीसेप्टिक कहते हैं। डेटॉल डालने से वहां पर बैक्टीरिया की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? तो जल्दी क्योर कर जाएगी। ठीक है, तो पहले विस्कोसिटी वर्ड का मतलब समझ में आया। अब आइडिया देता हूं। अगर हम एरोप्लेन से पैराशूट लेके जंप कर जाते हैं तो पैराशूट तुरंत खुलते हैं या थोड़ी देर बाद खुलते हैं? मानते हो? 10, 20, 30, 40 सेकंड्स के बाद, मुझे नहीं पता कितने देर के बाद, बट एक आइडिया है कि भाई एरोप्लेन से जंप करने के थोड़ी देर बाद पैराशूट खुलता है, मे बी 10 सेकंड्स के बाद। तो जब पैराशूट ओपन हो जाता है उसके बाद क्या होता है? जो पर्सन गिर रहा होगा उसकी वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी या कांस्टेंट हो जाएगी थोड़ी देर बाद? अगर पैराशूट में होल्स है तब तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट? तो पैराशूट कैसा होना चाहिए? ऐसा जिसमें होल्स ना हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। तो जब हम पैराशूट से जंप कर रहे हैं एरोप्लेन से, तो क्या वो पैराशूट हमको सेफली ग्राउंड पे ला सकता है? 99.9% चांस है कि हम बच जाएंगे। सही बात है। तो जब पैराशूट नीचे गिर रहा है तो क्या एयर कुछ इफेक्ट डालती है इस पे? सोचो, अगर हम नीचे गिर रहे हैं तो क्या एयर की वजह से कोई फोर्स लगता है आपको? उसको हम बोलते हैं एयर ड्रैग। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है और नीचे गिर रहा है तो क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ? उसको मैंने वर्ड क्या यूज करा? एयर ड्रैग। इसके बारे में एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम था स्टोक्स। ठीक। तो अगर एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, तो स्टोक्स ने एक्सपेरिमेंटली बताया कि जो हमारा फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। तो अगर पैराशूट लेके हम मून पे जंप कर जाएं तो गुड आइडिया या बैड आइडिया? बैड आइडिया। वेरी गुड। क्यों? मून पे पैराशूट काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं काम करेगा। बिल्कुल सही। क्यों नहीं काम करेगा? ग्रेविटी कम है, बट है तो पैराशूट काम करेगा नहीं काम करेगा? मून पे मून पे पैराशूट काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। रीजन? एयर ही नहीं है। मून पे कौन है? वैक्यूम। पैराशूट किस पे काम करता है? देखो मैंने आइडिया क्या दिया था भाई, तुम एरोप्लेन से पैराशूट लेके जंप करके, अगर तुम्हारे पैराशूट में होल है तो प्रॉब्लम है या नहीं है? इसका मतलब पैराशूट इंटैक्ट होना चाहिए। और पैराशूट तभी काम करेगा जब एयर होगी। भाई एयर के थ्रू ही तो पैराशूट काम करता है। एयर उसके अंदर आ जाती है। पैराशूट जब खुलता है तो उसके अंदर एयर भर जाती है क्या, जो हमारे मोशन को रिटार्ड कर देता है, इसका मतलब स्लो कर देता है। तो जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं तो बहुत तेज या एक नॉर्मल स्पीड से, तो इसका मतलब पैराशूट तो तभी काम करेगा जब एयर हो। मून पे एयर है या नहीं है? काम ही नहीं करेगा। लॉजिकल लगा? ठीक है, तो पहले ये फॉर्मूला समझ में आया, F = 6 पाई ईटा आर बी, जिसमें F कौन है हमारा? फोर्स। जिसकी डायमेंशन पता है मैं? बताओ बताओ भाई, किसको याद है फोर्स की डायमेंशन? MLT-2। बहुत बढ़िया, MLT-2। 6 पाई कांस्टेंट है क्या? नंबर बताओ। तो इसकी डायमेंशन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। बढ़िया। आर मतलब रेडियस है। रेडियस के लिए क्या लिखूंगा मैं? एल। क्या रेडियस डिस्टेंस होती है? डिस्टेंस का मतलब एल। वी कौन है? वेलोसिटी, जिसकी डायमेंशन क्या थी? LT-1। सॉल्व करो, देखो क्या आता है ईटा। सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। पहले ये फॉर्मूला समझ में आया ना, कि ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हम क्या आसानी से बना लेंगे। 6 पाई ईटा आर बी। अगर फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी याद है तो क्या हम डायमेंशन निकाल लेंगे ईटा की? इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, एग्जाम में पूछता है काफी इस पे। ईटा कितना आ गया बताओ? मुझे तो लगता है एक एल से एल कैंसिल हो गया। मुझे लगता है ये आ जाएगा
L माइनस 1 T माइनस 1 करके देखो। यस सर यही आ रहा है। ठीक है, इस डायमेंशन को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बोला है। नॉर्मली मैं सारी डायमेंशन को क्या कहता हूँ, प्रैक्टिस से करो आ जाएगा, बट इसको मैंने बोला है लर्न करना। इसका मतलब एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है कि इससे क्वेश्चन पूछ लेगा। ml माइनस 1 T माइनस 1। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। चलो, और जिस डायमेंशन में दिक्कत है बताओ मुझे, और कौन सी डायमेंशन नहीं समझ में आ रही। चलो मैं एक डायमेंशन बताता हूँ, इसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। लॉजिकली समझते हैं, मेरे पास ये एक स्प्रिंग है और ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है ना। अगर इस ब्लॉक को मैं पुल करूंगा तो स्प्रिंग पुल होने देगी या रोकेगी। ये जो स्प्रिंग है अगर मैं राइट पे खींचूंगा तो स्प्रिंग जाने देगी या रोकने की कोशिश करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। मानते हो, इसका मतलब इस स्प्रिंग पे कोई फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। जैसे टॉयज होते हैं बच्चों के, तो उनमें हम चाबी भरते हैं, तो जो चाबी भरते हैं कीज को घुमाते हैं, तो क्या स्प्रिंग उससे स्ट्रेच हो जाती है। अब कीज को निकाल कर छोड़ दो, टॉय आगे की तरफ भागता नहीं भागता। तो इसका मतलब स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, एनर्जी भी होती है और फोर्स भी होता है। एग्जाम्पल दिया मैंने, टॉयज जो काम करते हैं स्प्रिंग वाले वैसे तो काम करते हैं। सही है, साइकिल में शॉकर होते हैं, शॉकर समझते हो तुम लोग, स्प्रिंग टाइप का तो होता है। साइकिल चला रहे हैं, गड्ढे पे गिर गई, तो क्या वो स्प्रिंग हमको हेल्प करती है, शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है। वेरी गुड। कार में होता है, कार में या बाइक में भी शॉकर होते हैं। शॉकर जितना बढ़िया क्वालिटी के होंगे शॉक उतना कम लगेगा। इसका मतलब रोड में जब हम चलाते हैं तो हमेशा रोड प्लेन थोड़ी नहीं होती, स्पीड ब्रेकर आता है, गड्ढे भी कई बार मिल जाते हैं। तो अगर हमने बाइक को स्कूटी को गड्ढे में डाल दिया, ब्रेक लगाते लगाते भी कई बार निकल जाती है, तो शॉक आएगा या नहीं आएगा। तो जो स्प्रिंग या जो शॉकर होता है उनका काम क्या होता है, खुद शॉक को एब्जॉर्ब कर लेना। तो हम तक जर्क बहुत ज्यादा आएगा या कम आएगा। इसका मतलब मैंने आइडिया क्या दिया, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स होता है और एनर्जी होती है। ठीक, तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है -kx। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, -kx। ये x हमारा कौन है, एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। इसका मतलब तुम स्प्रिंग को कितना स्ट्रेच कर रहे हो या कितना कंप्रेस कर रहे हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, x। k कौन है, कांस्टेंट है, मतलब स्प्रिंग की क्वालिटी। सिंपल शब्दों में जो हम बोलेंगे क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग, उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। जैसे शॉकर अगर मुझे लगवाना है साइकिल में, तो हो सकता है एक शॉकर 2000 का आता हो, एक शॉकर 5000 का आता हो। चांसेस है या नहीं है। तो जो 5000 का शॉकर है तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी क्वालिटी पुअर होगी या बेटर होगी। तो जिसको हम क्वालिटी बोलते हैं सिंपल शब्दों में, उसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, माइनस साइन क्या बता रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। माइनस साइन का मतलब क्या हो रहा है, अपोज कर रहा है। अपोज कर रहा है मतलब अगर स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो स्प्रिंग अपोज करेगी। तो क्या मैं k को F/x कह सकता हूँ मैग्नीट्यूड में। समझ में आता है, मैग्नीट्यूड का मतलब माइनस साइन छोड़ दिया है। फोर्स की डायमेंशन क्या पता है, m × a। तो बताओ भाई फोर्स की डायमेंशन क्या लिखूं, MLT -2। m/L/T - 2। और x का मतलब क्या है, एक्सटेंशन और कंप्रेशन मतलब लेंथ है क्या। तो ऐसे करोगे तो आज से स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन में क्या पता है, mt - ये सब काम आएंगे भाई क्वेश्चन। सर एग्जाम्पल एक और बार समझा दो। हाँ बताइएगा, और एग्जाम्पल समझाता हूँ।
अब हम लोग घरों में पाइपलाइन वाली गैस आती है, राइट, गैस चूल्हा के लिए, बट कई लोगों के घरों में सिलेंडर वाली आती है क्या? हाँ, गैस सिलेंडर समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो अगर गैस सिलेंडर जब हमारे घरों में आता है, तो जब गैस सिलेंडर लेकर आते हैं तो क्या कोई डिवाइस लेकर आते हैं ऐसा स्प्रिंग वाली? देखा किसी ने? वेइंग मशीन बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ, सही है। तो अगर मैंने यहाँ पर एक वेट लटका दिया, तो क्या इस वेट की वजह से स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगी? सही। और यहाँ इस पे पॉइंटर लगा होता है क्या, इस स्केल पे, है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉइंटर्स लगे होते हैं। तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ज्यादा वेट है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब भी हम स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं, तो क्या स्प्रिंग कोई फोर्स लगाती है? तो स्प्रिंग की क्वालिटी इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है? जिसको हम स्प्रिंग की क्वालिटी कहते हैं, फिजिक्स में मैंने उसका नाम क्या दिया है? स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो स्प्रिंग फोर्स लगाती है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग के पर और एक्स पर। तुमने स्प्रिंग थोड़ा सा पुल करा तो कम फोर्स लगाओगे, ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो ज्यादा फोर्स लगाओगे। तो एफ इक्वल टू फॉर्मूला मैंने क्या बोला, माइनस के एक्स, जहाँ पे एक्स कौन है? एक्सटेंशन और कंप्रेशन। के कौन है? कांस्टेंट, जिसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। माइनस साइन क्यों लगा रहा हूँ? अपोजिट, यानी स्प्रिंग चाहती है कि कंप्रेस या स्ट्रेच मत करो। ठीक है। तो क्या मैं के को एफ बाई एक्स कह सकता हूँ? फोर्स की डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस 2। और एक्स का मतलब क्या है? लेंथ। तो एल डाल दिया मैंने। तो आज से हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन क्या आ गई? एम टी माइनस। अब ठीक है, तो और निकालते हैं। एक फॉर्मूला मुझे और याद आ रहा है, 9th क्लास में पढ़ाया गया हुआ, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इस जी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो क्या एग्जाम में पूछ सकता है कैपिटल जी की डायमेंशन बताओ? देखो निकाल पाओगे तुम लोग? कोशिश करो। किसी का आंसर आया तो बताओ। m-1 L3 T-2। बढ़िया, वेरी गुड। और किसी का? फोर्स की डायमेंशन मैंने क्या बोली थी? एम एल टी माइनस 2। आर का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? लेंथ। तो आर को एल डाल दो, सही है। एम का मतलब मास, सही है। डायमेंशन को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट। तो क्या एक एम से एक एम कैंसिल हो गया? तो मुझे लगता है इसका आंसर हो जाएगा m-1 L3 T-2। देख लो। तो अगर हमें फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन निकालना आसान है, मुश्किल है? इजी, आसानी से निकल जाएगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए। और आगे बढ़े, चलो और मैं बताता हूँ। सर एक बार पीछे कर दो स्क्रीन। एक मिनट देख। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे जी की क्या डायमेंशन है, तो मुझे नहीं याद जी की क्या डायमेंशन है, बट क्या मैं जी की डायमेंशन निकाल सकता हूँ? समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? डायमेंशन का ये फायदा है कि हम फॉर्मूले से वैल्यूज निकाल लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं। कुछ स्टार्टिंग के याद कर लो तो फायदा रहेगा, जल्दी जल्दी होता है फिर। मतलब याद होना तो एक्स्ट्रा एडवांटेज, अगर तुमको बाई चांस याद है तो फायदा है, नहीं याद है तो निकालना पड़ेगा। जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की मैंने कहा याद करनी है, ml-1 T-1, वो याद करने में फायदा है।
अगर नोट हो गया तो आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में। एक साइंटिस्ट थे प्लैंक, उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था E इक्वल टू HF। इस E को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी। H हमारा कौन है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और F का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? फ्रीक्वेंसी। तो क्या मैं H को E/F कह सकता हूँ? ठीक है, जिसको मैं F लिख रहा हूँ ना, कुछ बुक्स में उसको N कहता है, कुछ बुक्स में से न्यू कहता है, एक ही बात है। H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी के 3 सिंबल बताए हैं, कुछ बुक्स में स्मॉल f, कुछ में n, कुछ में न्यू। इस सिंबल को ध्यान दिया मैंने क्या बोला? NU, न्यू। तो E का मतलब एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन कोई बता सकता है मुझे? देखो लास्ट क्लास में पढ़ा था 12 minus 2 T 2. ml/2 T minus 2. T-2, बढ़िया। अपॉन, क्या फ्रीक्वेंसी की भी डायमेंशन बताई मैंने? बताओ। T minus 1. T-1। तो क्या धीमे धीमे प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगी ये? तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या आ गई यहाँ से? ml/2 T-1। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। सबने नोट कर लिए? तो अगर मुझे यस फॉर्मूला सर। E इक्वल टू HF, तो क्या मैं प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल लूंगा एग्जाम में? ठीक है, तो फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। और जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फॉर्मूला लिखो या इजीएस्ट। इसका मतलब बुक में हो सकता है तुम्हें कुछ और भी फॉर्मूले मिल जाए, वो भी होते हैं। एक ही चीज के कई फॉर्मूले हो सकते हैं ना, तो मैं कोशिश करता हूँ आसान से आसान लिखूं। चलो और देखते हैं। नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ तुम लोगों को सरफेस टेंशन। ठीक है, पहले होता क्या सरफेस टेंशन ये समझे, फिर इसका फॉर्मूला भी समझेंगे। एक कप में मैंने पानी रखा है और एक कप में मैंने गरम गरम चाय रखी है। 10 मिनट बाद मुझे क्या दिख रहा है कप में? प्रैक्टिकली सोचो, एक कप में गरम पानी, एक कप में गरम चाय, 10 मिनट बाद दोनों ठंडे हो जाएंगे। पानी वाले ग्लास में और चाय वाले ग्लास में अगर मैं देखूं, कप में जो भी है, कप या ग्लास, तो क्या चाय वाले में ऊपर मलाई दिख रही है मुझे? सही बात बोल रहा हूँ? गर्म दूध होगा उसमें मलाई दिख जाएगी, पानी में ऐसा नहीं दिखता। ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ अगर कोई लिक्विड रुका हुआ है तो क्या उसकी टॉप एक सरफेस है? सही, पहली बात समझ में आई कि जो कप में हमने चाय रखी थी, रखी हुई है, हिला नहीं रहे, 10 मिनट बाद देखा, तो 10 मिनट बाद मुझे एक मलाई की लेयर दिख रही है। ठीक, वाटर में भी ऐसी लेयर होती है, दिखाई नहीं पड़ती है हमें, क्योंकि वाटर की लेयर होती है होमोजीनियस। जैसा वाटर है वैसे उसकी टॉप की लेयर है, तो दिखता नहीं, ट्रांसपेरेंट होता है। चाय में वो लेयर साफ साफ की दिखाई क्यों पड़ती है? क्योंकि हेट्रोजीनियस होता है। ऊपर की मलाई का कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, कंटेंट, और नीचे के चाय का अलग होता है। दूध में भी ऐसा होता है, गर्म दूध को रख दो, आधे घंटे बाद दूध के ऊपर मलाई दिख जाती है, क्रीम जिसको मैं कहना चाह रहा हूँ, राइट? तो इसका मतलब जो चीज हमें दिख रही है चाय या दूध के ऊपर लेयर, वो एक लेयर सरफेस है, राइट? पानी में भी ऐसी होती है, हमें पता नहीं चलता। वो सरफेस चाहती है कि एरिया मिनिमम हो जाए। नोटिस करा मैंने क्या बोला? सरफेस टेंशन का मतलब है, सरफेस टेंशन चाहता है ट्राई टू मिनिमाइज सरफेस एरिया। इसका मतलब जो लिक्विड की सरफेस होती है वो क्या चाहती है? एक्सपेंड हो जाए या श्रिंक हो जाए? श्रिंक। मैंने बोला ट्राई टू मिनिमाइज सरफेस एरिया, श्रिंक होना चाहता है। इसका मतलब वाटर में भी ऐसी सरफेस होती है, पता नहीं चलता हमें, राइट?
तो अब ये बताओ, मॉस्कीटो का आइडिया है मैं, मलेरिया का, डेंगू का। तो जब डेंगू वगैरह होता है तो टीवी में क्या दिखाते हैं? पानी को खोल के रखो, ढक करके रखो, या कूलर वगैरह हम यूज करते हैं तो क्या वाटर पानी को रेगुलरली चेंज करते रहो। ऐसा क्यों बोलते हैं? ये नॉर्मली डेंगू कब होता है? आफ्टर रेनी सीजन, है ना। तो रेनी सीजन में बहुत जगह गड्ढों में पानी भर जाता है, राइट। अब मॉस्कीटो क्या करता है? अपना एग उस पानी के ऊपर रख देता है, ठीक है ना। तो जो पानी है अगर वो स्टिल वाटर है तो वो एग वहीं ऊपर सरफेस पर रहेगा और फर्टिलाइज हो जाएगा और मॉस्कीटो बन जाएगा, जिससे मॉस्कीटो की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। अगर हम थोड़ा सा केरोसिन डाल दें, बोलते हैं क्या केरोसिन डाल देना चाहिए थोड़ा सा, तो केरोसिन डालने पर जो वाटर की सरफेस है वो थिन हो जाती है, तो एग को सपोर्ट नहीं कर पाती, तो एग फ्लोट करेगा या सिंक हो जाएगा। अगर मॉस्कीटो का एग सिंक हो गया तो मॉस्कीटो फर्टिलाइज नहीं होगा और मॉस्कीटो प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब कम मॉस्कीटो होंगे तो चांसेस है कि मलेरिया या डेंगू वगैरह कम फैलेगा। तो मैं इस एग्जांपल से ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या लिक्विड की सरफेस अपने आप को मिनिमम एरिया करना चाहती है, ठीक है। दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये एक ग्लास है, उसमें मैंने पानी भर दिया या कुछ भर दिया, कोई भी लिक्विड भर दिया, टॉप व्यू, ठीक है। पानी का गिलास है, ये चाय रखी हुई, इसके ऊपर मैंने धीमे से एक पॉपकॉर्न रख दिया, पॉपकॉर्न श्रिंक होगा या ऊपर रुका रहेगा? इनिशियली पॉपकॉर्न का मेरा मतलब है बहुत लाइट वेट। अगर चाय के कप में मैं एक पॉपकॉर्न धीमे से रख दूं तो क्या लगता है, श्रिंक होगा या नहीं होगा? मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, मुझे लगता है। थोड़ी देर बाद हो सकता है हो जाए बट करके, बट इनिशियली नहीं होगा। करके देख लेना। अगर चाय पे मलाई है फिर तो मुझे लगता है होगा ही नहीं होगा, करके देख लेना, रखा ही रहेगा। इसका मतलब ये मेरा एक कप है जिसमें चाय रखी हुई ठंडी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सरफेस है, ठीक है, देख रहे हैं, ये मतलब ऐसा लिक्विड भरा हुआ है। तो यहाँ ऊपर एक लेयर है और उस लेयर का काम क्या है? श्रिंक करना चाहती है कि क्या हो जाए, एरिया कम हो जाए। तो जिस भी मटेरियल का सरफेस टेंशन ज्यादा, इसका मतलब वो श्रिंक होना चाहता है। जिस भी मटेरियल का सरफेस टेंशन कम, मतलब वो एक्सपैंड होना चाहता है। तो अगर मैं एक रूम को पेंट करना चाहता हूँ तो मैं शॉपकीपर के पास गया और मैंने कहा भैया 2 किलो पेंट दे दो मेरे को और एक ब्रश दे दो। उसने कहा क्या करोगे? मैंने कहा आज मैं घर पे जाकर पेंट करूंगा। तो वो कहेगा पेंट के साथ एक ऑयल आता है, वो ऑयल भी ले जाओ, तारपीन ऑयल या कुछ कहते हैं उसको। मैं कहूँगा अच्छा ठीक है 2 लीटर वो भी दे दो। अब घर पे जाके जब मैंने बॉक्स खोला तो बॉक्स के अंदर पेंट है। पेंट थिन होता है या थिक होता है? थिक होता है। तो अगर मैं डायरेक्ट ब्रश को डालकर पेंट करना शुरू कर दूँ वॉल पे तो अच्छा पेंट होगा या अजीब सा हो जाएगा, है ना। और ज्यादा भी लगेगा क्योंकि पेंट बहुत थिक है वो। तो अगर तुम लोगों ने पेंट करते हुए देखा हो कभी तो वो लोग क्या करते हैं, उस पेंट में ऑयल मिला देते हैं। तो उस ऑयल को मिलाने के बाद पेंट थिन हो जाता है। अब अगर पेंट थिन हो गया और वॉल पे मैं ब्रश मार रहा हूँ या रोलर मार रहा हूँ तो क्या आसानी से पेंट फैलेगा? अगर आसानी से फैलेगा तो क्या कम पेंट में मेरा पूरा घर पेंट हो जाएगा? तो कॉस्ट कम हो जाएगी। और काफी शाइन करेगा क्या? अगर थिक पेंट करोगे तो उसमें निशान पड़ जाते हैं ब्रश के, रोलर्स के, तो प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब हम चाहते हैं कैसा पेंट हो, यूनिफॉर्म टेक्सचर हो, निशान ना दिखाई पड़े। तो पेंट बहुत थिक होना चाहिए या थिन होना चाहिए? जो हम खरीद के लाते हैं वो कैसा होता है, थिक। इसका मतलब एक्सपैंड नहीं होना चाहता। उसके अंदर हमने क्या मिला दिया, ऑयल। उस ऑयल का काम क्या होता है, सरफेस टेंशन कम कर देना, तो एक्सपैंड हो, एक्सपैंड होगा तो आराम से पेंट हो जाएगा। या कपड़े धोने हैं मुझे, 3 ऑप्शन है। पहला ठंडे पानी में कपड़े धो, दूसरा ऑप्शन है पानी को गर्म कर दो। पानी को गर्म करने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है, ठीक। जब मैंने कपड़े को पानी में डाला, गर्म करने से सरफेस टेंशन कम हो गया, तो पानी कपड़े के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? भाई ठंडा पानी है, सरफेस टेंशन ज्यादा है तो वो एक्सपैंड नहीं होना चाहता। गर्म पानी, सरफेस टेंशन कम है तो एक्सपैंड होना चाहता है, तो उसको जहां रास्ता मिलेगा वहां चला जाएगा। जब तुम कपड़ा डालोगे तो उस क्लोथ के हर जगह वाटर जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। जब हम उस कपड़े को बाहर निकालेंगे पानी से तो पानी भी तो बाहर नीचे आएगा, और पानी नीचे आएगा तो क्या वो अपने साथ डस्ट को भी वापस ला सकता है? अगर मैं गंदी शर्ट को पानी में डाल के निकाल दूं तुरंत, देखो पानी गंदा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसका मतलब जब हम पानी में डालते हैं तो पानी शर्ट के अंदर चला जाता है,
जब हम बाहर निकालते हैं तो ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे जाएगा, शर्ट मैं ऊपर खींच रहा हूँ, तो जब पानी नीचे निकलेगा तो अपने साथ डस्ट को भी तो लाएगा। तो गर्म पानी में कपड़े ज्यादा साफ होंगे या कम साफ होंगे? क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो गया। अब तुमने कहा इसके अंदर डिटर्जेंट और डाल दो सर, तो अगर मैं डिटर्जेंट डाल दूंगा तो कपड़े और ज्यादा साफ होंगे क्या? सोचो, इसका अंदर डिटर्जेंट क्या काम करता है? डिटर्जेंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, डिटर्जेंट डालने से सरफेस टेंशन और कम हो जाता है, तो इसका मतलब और बेटर क्लीनिंग होगी। अब नॉर्मली जो स्कूल की शर्ट्स होती हैं व्हाइट कलर की होती हैं, उनको 2-3 मंथ्स पहनो तो 2-3 मंथ्स के बाद थोड़ा येलो सी हो जाती है क्या वो? अब उस शर्ट को मैंने लॉन्ड्री में दे दिया, लॉन्ड्री वाले जब धुल कर देते हैं तो शर्ट काफी ज्यादा व्हाइट हो जाती है क्या? हम घर पे कितना भी करें हमसे नहीं होगा उतना। इसका मतलब जो लॉन्ड्री वाले केमिकल्स यूज करते हैं वो ऐसा केमिकल होता है जिसका सरफेस टेंशन और कम होता है। इसका मतलब मच बेटर क्लीनिंग है क्या? इनफैक्ट बेस्ट क्लीनिंग कर लो लॉन्ड्री वालों की, सही है। तो इसका मतलब सरफेस टेंशन जितना कम होगा क्लीनिंग उतनी ज्यादा होगी। कोल्ड वाटर पुअर क्लीनिंग, हॉट वाटर बेटर क्लीनिंग। हॉट वाटर विथ डिटर्जेंट हमारे लिए बेस्ट क्लीनिंग। अब लॉन्ड्री वालों को दे दिया तो और ज्यादा अच्छी क्लीनिंग कर देंगे। इसका मतलब क्लीनिंग सरफेस टेंशन पर डिपेंड करता है नहीं करता? सही है। तो हमें वॉशिंग के लिए कैसा लिक्विड लेना चाहिए जिसका सरफेस टेंशन कम हो? तो क्या घरों में जो हम वॉशिंग मशीन यूज करते हैं उसके अंदर हीटर होता है? फुली ऑटोमेटिकली में होता है, मतलब मेरे के यहाँ जो है IFB की है उसमें हीटर है। तो जब हम उसको सेट करते हैं तो क्या वो हॉट वाटर डालता है अंदर? ठीक है ना, देखना गूगल पे चेक करना दिख जाएगा। कई मशीन में नॉर्मल होता है, कई मशीन में हीटर लगाते हैं। तो हीटर समझ में आया क्यों लगाते हैं वो लोग? हीटर लगाने से गर्म पानी जाएगा, गर्म पानी जाएगा तो क्या होगा? सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, तो यानी कपड़े ज्यादा साफ होंगे। आई होप सरफेस टेंशन समझ में आ गया। अब इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की डायमेंशन क्या है? MLT -2 और लेंथ की L। तो अगर तुम लोग नोटिस करो ये स्प्रिंग कांस्टेंट जैसा ही बन गया क्या डायमेंशन वाइज? अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। तो आई थिंक थोड़ा ये तो आइडिया लग रहा है कि सरफेस टेंशन वगैरह क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है। किसी और पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट हो तो बताओ, कोई ऐसी डायमेंशन जो नहीं समझ में आ रही है। एनसीईआरटी में देख, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है बेटा, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, देख लो तुम लोग एक बार। फर्स्ट 23 मैंने लर्न करने को बोली थी। इनमें से देख लो, जो नहीं आती मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने कौन कौन सी पढ़ ली है? ये एनसीईआरटी में पेज 218 पे है, राइट? क्या एरिया पढ़ लिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, वर्क, पावर। फर्स्ट टाइम में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। चलो आगे देखते हैं। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। प्रेशर या स्ट्रेस एक ही बात होती है। तो प्रेशर हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस भी वही होता है डायमेंशन के लिए। स्ट्रेन बताया था मैंने, डेल्टा L अपॉन L। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख लो, इज लाइक प्रेशर। तो इसका अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब प्रेशर। होता क्या है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या प्रेशर कह सकते हो, डायमेंशन वाइज सेम होते हैं, पर उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है।
ठीक है, जैसे बुक में फॉर्मूला लिखा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब मैंने बताया था स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, बताया ऐसा। तो इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या स्ट्रेस एक ही बात है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब सिंपल शब्दों में समझो क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग टाइप की कोई चीज है। सरफेस टेंशन बता दिया, देख लो सरफेस टेंशन क्या बताया मैंने, फोर्स अपॉन लेंथ, सही है। फिर नेक्स्ट हमारा कौन है, सरफेस एनर्जी। ठीक है, सरफेस एनर्जी का मतलब है जो मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, जो मॉलिक्यूल्स वाटर के सरफेस पे होते हैं उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर मैं एक ग्लास को रख दूं तो यहाँ क्या इसके टॉप सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट होते रहते हैं। इवेपोरेशन समझते हो, दो चीज होती है, एक होता है इवेपोरेशन और एक होता है बॉइलिंग। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो टॉप सरफेस पर हैं वो रूम से हीट खींचकर वेपोराइज होते रहते हैं क्या, पता नहीं बताइए। जैसे घड़ा होता है, घड़े में पानी डाल दो तो 2 घंटे बाद ठंडा हो जाता है क्या, कैसे ठंडा होता है, कूलिंग इफेक्ट कैसे आता है। जो पानी होता है वो पानी क्या करता है, हीट को absorb, अगर पानी को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो तुमको मैंने 0 डिग्री की आइस दे दी, हीट देने पे क्या होगा, 0 का आइस 0 का वाटर बनेगा। फिर और हीट दे दो, 0 का वाटर क्या बनेगा, 10 डिग्री का वाटर, 20 का वाटर, 80 का वाटर, 90 का वाटर, 100 का वाटर। और हीट दिए जा रहे हो तो अब 100 का वाटर स्टीम बनना शुरू हो जाएगा क्या, सही है। तो हीट देने पर 100 डिग्री का वाटर क्या बनता है, 100 डिग्री की स्टीम, जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग। ठीक, इसको तुम कहते हैं बॉइलिंग। और अगर कोई लिक्विड रखा हुआ है, उसको मैंने गर्म चाय रख दिया या गर्म पानी रख दिया, आधे घंटे बाद देखो तो गर्म रहेगा या नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब वो हीट लॉस करता रहता है क्या, और उस हीट को एब्जॉर्ब करके जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं वो रुकेंगे या उड़ जाते हैं। जैसे गर्म चाय तो वेपर उड़ते हुए दिखती नहीं दिखती हमें, वेपर सबने देखा होगा। या आइसक्रीम खरीदने गए तो जब हम फ्रीजर खोलते हैं जहाँ आइसक्रीम रखी होती है तो बहुत वेपर दिखते नहीं उड़ते हुए, ठीक है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पर होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और वो क्या होते रहते हैं, वेपराइज होते रहते हैं, ठीक है। बॉइलिंग होती है 100 डिग्री पर वाटर की और वेपराइजेशन होता है एवरी टेम्परेचर पे। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। इस फॉर्मूले को नोट कर लो, कॉपी में काम आएगा ये। जब फ्लूइड पढ़ाऊंगा तो आगे डिस्कस करेंगे। सरफेस एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी की डायमेंशन क्या है, ml/t - 2 चेक करो, और एरिया की L², क्या आ गया। और सरफेस टेंशन की क्या थी, समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं हिंट देना चाह रहा हूँ कि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी की डायमेंशन सेम, देख लो सेम होगी आगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, नोटिस करो। क्या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ बदल सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी है। तो जब वेलोसिटी टाइम के साथ बदलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं साइकिल चला रहा हूँ और यहाँ पे मेरी स्पीड कुछ और है, 10 मीटर कुछ और है, 50 मीटर आगे कोई और स्पीड है, क्या डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे मेरी स्पीड डिफरेंट हो सकती है ना, सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है। तो अगर मेरी स्पीड या वेलोसिटी डिस्टेंस के हिसाब से बदलती है तो उसको हम फिजिक्स की टर्म में क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जब डिस्टेंस के साथ बदले तो उसको हम वर्ड यूज करते हैं ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या मतलब है, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, ठीक।
वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पता है हमें? LT माइनस 1 और डिस्टेंस का L। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या आ गई? T माइनस 1। तो मैं क्या आइडिया देना चाह रहा हूँ, ग्रेडियंट का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। सही है। आई होप क्लियर हुआ। अगर मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट की जगह बोलूं प्रेशर ग्रेडियंट, देखो अगला वही बोल रहा है क्या? 18। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट था वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा? प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। निकालो, देखो क्या आती है डायमेंशन। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट? देखते हैं, निकालते हैं। फोर्स होता अरे है एक ml। इंग्लिश वाला दिखा दो। अच्छा बेटा दिखाता हूँ, ये वेलोसिटी वाला। ठीक है, आ सकता है बेटा। कौन से कह रहे हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट कह रहे हो या सरफेस एनर्जी वाला कह रहे हो? नहीं सर, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल रहा था। ठीक है, हो गया सर। ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट आया तुम लोगों का सबका? तो भाई क्या आ गया? ML -2 T -2। मैंने तो लिखा है प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो मेरा आ रहा है ML -2 T -2। चेक करो भाई तुम लोग अपना। तो ग्रेडियंट वर्ड का वाला समझ में आ गया ना, अपॉन में डिस्टेंस करना है। सही। अगर मैं बोलता हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, प्रेशर ग्रेडियंट तो प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन है? प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी मतलब एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन पता है हमें? जैसे मैंने बोला था काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, सेम बात है अलग बात है? डायमेंशन में सेम बात है। तो वैसे मैंने बोला प्रेशर एनर्जी भी एनर्जी है क्या? तो देखो उसकी डायमेंशन क्या आनी चाहिए? ml2 T -2। देख लो एनर्जी की भी यही होगी। मतलब मैं प्रेशर एनर्जी का अलग से फॉर्मूला याद करूंगा या एनर्जी मानूंगा? एनर्जी मानूंगा। 20 पे वेरी इंपॉर्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका आज फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। ठीक है, अगर याद करने का तरीका जानना चाहते हो तो मैंने ऐसे याद करा, F इक्वल टू 6 पाई रन। रन की स्पेलिंग क्या होती है? RUN। 6 पाई रन। रन में n कौन है मेरा? ईटा। सही है। तो अगर 6 पाई रन से याद कर सकते हो फॉर्मूला तो याद करो। F इक्वल टू 6 पाई रन, जिसमें हमें निकालना कौन है? ईटा। ठीक है, ईटा को ETA कहते हैं, राइट? डायमेंशन क्या थी इसकी? ML -1 T -1। सही है। हाँ हाँ। नेक्स्ट है एंगल। 21 देखो, एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो देखो भाई एंगल की हमने क्या पढ़ी थी डायमेंशन? होती है नहीं होती? नहीं होती।
सही है। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी डायमेंशन नहीं होती। इसका मतलब क्या, मैं आइडिया देता हूँ। एंगल हमारा क्या था? आर्क अपॉन रेडियस था। आर्क भी एल है, रेडियस भी एल है। इसका मतलब एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब अगर तुम बोलते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब कह तो एंगल ही रहे हो ना बेसिकली। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सर्कल में चलना शुरू हुए, ए से पहुंच गए बी, तो कितना एंगल चले? थीटा। तो चाहे उसे एंगल बोलो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक ही बात है। नेक्स्ट से साइन कॉस टेन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब लेंथ है क्या, और हाइपोटेन्यूज मतलब भी लेंथ है। ये भी डायमेंशन लेस ही, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब में डायमेंशन नहीं आएगी। सब रेशियो है क्या? सही बात बोली। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब डायमेंशन लेस है क्या? ठीक है। लास्ट हमारा कौन है? एंगुलर वेलोसिटी। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। आई होप फर्स्ट 23 अब तुम लोगों को याद हो गई है। एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद कर ही लो, बाकी क्वेश्चंस करते करते डायमेंशंस भी याद हो जाएंगे। तब आज इसके एप्लीकेशंस देखें डायमेंशंस के। ठीक है। मान लो कोई बाई चांस डायमेंशन याद नहीं है तो कोई बात नहीं, धीमे 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 करते करते याद हो जाएगा। तो आज कॉपी मेरे डालो। तो आज हमें मेन पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। नहीं पहनता, हटाए इसे। हाँ बेटा, दोबारा बोलना, आवाज नहीं है। सॉरी सर, गलती से म्यूट अनम्यूट हो गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं समझ नहीं पाया था। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, तो हमें 4 एप्लीकेशन सीखने हैं डायमेंशन के, ठीक है ना। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है फाइंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ABCD। डायमेंशन के टोटल 4 एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम मैंने क्या बोला है? फाइंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ABCD। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फोर्स इज इक्वल टू A प्लस BT स्क्वायर प्लस CX क्यूब प्लस DX/T। ठीक है। ABCD हमारे कौन है? कांस्टेंट है, जिनकी हमें डायमेंशन निकालना है। F कौन है? फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन में बताएगा व्हाट इज F। ठीक है। T हमारा कौन है? टाइम। X कौन है? पोजीशन या डिस्टेंस। ठीक है। ठीक है। अब मैं तुम लोगों को एक रूल सिखाना चाहता हूं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है, होमोजीनियस समझते हो, सेम टाइप की चीजें। तो सेम टाइप की चीजों को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी अगर L प्लस L बोलूं तो ऐड होगा या नहीं होगा? होगा। और 2L नहीं होगा, L ही रहेगा। अगर मैं बोलूं L माइनस L तो 0 नहीं होगा, L ही रहेगा। क्यों? समझ में आएगा अभी आगे। अब तुम करो नहीं सर L प्लस T करो, पॉसिबल है या नहीं है? नहीं। तुमने कहा L माइनस T करो, नहीं। मैंगो वाले के पास गए और बोला 5 kg मैंगो दे दो और 3 किलोमीटर मैंगो दे दो, तो 5 किलोग्राम मैंगो तो दे सकता है। तुमने बोला 3 किलोमीटर मैंगो दे दो, वो कैसे देगा? तुमने कहा अच्छा छोड़ो, 2 किलो मैंगो दे दो और 3 आवर्स मैंगो दे दो। तो अजीब है, लॉजिकल है? अजीब है भाई। इसका मतलब अगर तुम ऐसा बोलते कि 2 kg मैंगो एक पैकेट में कर दो, 3 kg मैंगो एक पैकेट दूसरे में कर दो,
वो लॉजिकल है कि 2 पैकेट में कर दूं, एक में 2 kg एक में 3 kg, वो लॉजिकल है। इसके अलावा एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, सेम डायमेंशन में। डिफरेंट डायमेंशन को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, क्या L इंटू टी कर सकते हैं, यस, एंड L बाई टी। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जरूरी है कि दोनों सेम टाइप की क्वांटिटीज हो, सेम डायमेंशन हो, मतलब जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजीनियस चीजें ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, तुमने बोला 3 kg माइनस 2 kg, तो मैं क्या बोलूंगा 1 kg, तब तो पॉसिबल है। तुम करो 3 kg माइनस 2r, तो नॉट पॉसिबल, वो नहीं कर सकता मैं। ठीक है, तो अब ये बताओ क्या F इक्वल टू A कह सकता हूं मैं, क्या क्वेश्चन में लिखा है F इक्वल टू A प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स बाई टी, यानी F को मैं इंडिविजुअली एक इक्वल कह सकता हूँ। F की डायमेंशन क्या है बताओ, t माइनस 2, तो A की डायमेंशन भी क्या हो गई, आ गया आंसर। बस इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, हो गया बस। ठीक है, आप बताओ क्या मैं F को बी टी स्क्वायर कह सकता हूँ, भाई मैंने पहले बोला F किसके इक्वल है, A के, अब मैंने बोला F किसके इक्वल है, बी टी स्क्वायर। F कितना है, और टी स्क्वायर का मतलब क्या है, टी टू पावर 2, तो बी की डायमेंशन कितनी आ गई बताओ, टी टू पावर 2 को लेफ्ट में ले जाओ, क्या हो जाएगा माइनस, सही है। क्या मैं F को सी एक्स क्यूब कह सकता हूँ, तो अब 100 करके बताओ सी की डायमेंशन क्या आ गई, ML minus 2 T minus 2। आ गई तुम लोग डायमेंशन, Yes sir। M L minus 2 T minus 2। परफेक्ट है, बाकी लोग करके देख लो भाई। C का मतलब है F अपॉन एक्स क्यूब, F अपॉन एक्स क्यूब को 100 करके देखो, सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो समझ आ गया, बट ये मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि हम F को इंडिविजुअली A और बी टी स्क्वायर के बराबर क्यों रख रहे हैं बार बार। अच्छा अभी नेक्स्ट लाइन में समझ, नेक्स्ट पेज में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या मैं वैसे ही F को dx बाई टी कह सकता हूँ, तो मुझे बताओ D की डायमेंशन क्या आ जाएगी, D को मैंने लिख दिया है F T बाई एक्स, राइट। F का मतलब क्या है, एम एल टी माइनस 2 इंटू टी अपॉन एल, एम टी माइनस 1, बढ़िया बिल्कुल ठीक है। चेक कर लो भाई सब लोग, सबका एम टी माइनस 1 आ रहा है, ये सी वाला क्लियर हुआ था, मैंने सी वाला कैसे सोल्व करा था, F किसके इक्वल था, सी एक्स क्यूब, F को मैंने क्या पुट किया था, एम एल टी माइनस 2,
और x का मतलब क्या है, l, तो लेफ्ट में ले जाओ, क्या बन जाएगा, ml -2 t -2। ठीक है, अब ऐसा कर क्यों रहे देखते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सपोज मैंने एग्जांपल क्या लिया था, मैंगो वाला एग्जांपल लिया था ना, तो भाई मैंने कहा ठीक है 2 kg मैंगो ले लो, 3 kg मैंगो ले लो, 5 kg मैंगो ले लो, तो टोटल कितना मैंगो ले लिया मैंने, 10 kg। सही बात है ना। तो अगर ये ऐड कर रहा हूं मैं, इसका क्या मतलब हुआ, अगर ऐड हो रहा है इसका क्या मतलब है, सेम डायमेंशन। सही बात है ना, ये भी ऐड कर रहा हूं तो इसकी भी डायमेंशन, और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो भी केजी में है क्या, तो जो सही बात बोली, 3 मीटर प्लस 5 मीटर इज 8 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं मीटर में मीटर ऐड कर रहा हूं तो क्या आंसर भी मीटर में आएगा। तो तुम कह रहे हो भाई F इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखा हुआ है, तो क्या a प्लस बी एक्स से मुझे क्या आइडिया लग रहा है कि जो a की डायमेंशन है वो वही बी एक्स की है क्या, तभी तो ऐड कर रहा हूं। सही बात बोली, अगर ऐड हो रहा है इसका क्या मतलब है कि जो a की डायमेंशन है वही बी एक्स की, और सॉल्व करने के बाद कोई और डायमेंशन आएगी या वही आएगी, भाई केजी में केजी ऐड करूंगा तो केजी ही तो आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो लिखा है 5 kg माइनस 5 kg इक्वल टू 0, तो ये राइट है या रॉन्ग है, रॉन्ग है बताइए, क्यों रॉन्ग है, 5 kg माइनस 5 kg, तो ये जो नंबर्स हैं ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बट केजी माइनस केजी 0 थोड़ी हो गया, केजी। लॉजिक मिला। तो फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं कहता हूँ ध्यान सुनने वाली बात है। मैं दोबारा बोलता हूँ, दो नंबर्स अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो पक्का उनकी डायमेंशन सेम है, और ऐड होने के बाद जो आंसर आएगा सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सबको स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है, तो मैं इस एग्जांपल से क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम केजी में केजी ऐड करेंगे तो आंसर में क्या आएगा? केजी। केजी में केजी सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी केजी। तो क्या मैंने इस एग्जांपल में लिखा है f इक्वल टू a प्लस बी एक्स? इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ इस एग्जांपल में कि क्या a और bx ऐड हो रहे हैं? इसका मतलब डायमेंशन सेम है। अगर a हमारा kg है तो bx भी पक्का क्या है, और आंसर भी पक्का क्या होना चाहिए? ये समझ में आया? इसका मतलब जो f की डायमेंशन है क्या वही a की डायमेंशन है? जो f की डायमेंशन है क्या वही bx की डायमेंशन है? क्या जो a की डायमेंशन है वही bx की डायमेंशन है? ठीक बात बोली? इनमें मुझे फोर्स की डायमेंशन पता है क्या? क्या होती है? बढ़िया। सही। क्या मुझे x की डायमेंशन भी पता है? l। तो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो क्या b की डायमेंशन भी आ गई? नोट कर लो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। नैन्सी ये डाउट क्लियर हुआ जो डाउट था? यस सर। अब इससे थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करें और अगर ये बात समझ में आती हो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ सेम टाइप की डायमेंशन में ही हो सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने नोट तो कर लिया था नहीं? तो अब देखते हैं, सीखने वाली बात तो भाई मेन आती है क्वेश्चन से। क्वेश्चंस करते हैं उससे ही बात समझ में आती है कि क्या चल रहा है। मैं इस पे क्वेश्चंस निकालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं, देखो 5। v is equal to 80 plus b upon t plus c। सर ए एल टी -2 आएगा, बी एल टी -1 और सी टी। क्या आ सकता है और किसी का? पहले v किसके इक्वल डाला? 80। v इक्वल टू 80। अब v की डायमेंशन पता है हमें? lt -1। सॉल्व करो, देखो ये कितना आ गया? lt -2। कितने ऑप्शन है ऐसे? a एंड c। ऑप्शन में ध्यान दो। lt -2 के कितने ऑप्शन है? a एंड
सी, यानी आंसर इनमें से कोई एक होगा, बी और डी तो पक्का रॉन्ग है। अब बताओ टी प्लस सी लिखा हुआ है क्या, कहीं लिखा है टी प्लस सी? इसको देख के मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है, ऐड हो रहे हैं क्या? सेम है। एडिशन किस में होता है? सेम डायमेंशन में। टी प्लस सी है, इसका मतलब पक्का टी और सी की डायमेंशन सेम है। टी अगर टाइम है तो सी भी टाइम है। लिख देता हूं, देखो मैं v इज इक्वल टू में क्या गिवन था, ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, सही है। तो सबसे पहले मैंने क्या बात सोची, v इज इक्वल टू ए टी, वी कौन है, ए कौन है, डिवाइड हो गया क्या टी जा करके, इसमें दिक्कत तो नहीं है। अब इस टी प्लस सी को देखकर मेरे को क्या आइडिया लगा कि टी और सी तो डायमेंशन में सेम है, तो क्या मेरे पास सी की भी डायमेंशन आ गई, सही। अब मैंने फिर से सोचा v किसके इक्वल है, पूरा एक टर्म 80 था और ये पूरा एक टर्म है क्या, b अपॉन टी प्लस सी। v की वैल्यू क्या है, एल टी माइनस वन, और t प्लस सी तो t ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मुझे तो लगता है b हमारा कितना आ जाएगा, l। करके देख लो। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो कि इस हिस्से पे दिक्कत हो रही है, बताओ। अगर लगता है क्लियर है तो और क्वेश्चंस करें। ठीक है, और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आइडिया आ रहा है, पहले ये बताओ दिमाग में। क्या ये लिखा है p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इक्वल टू बी थीटा बाई बी? इसको देख के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है किसी के? 11 12 में सारा आइडिया पे खेल चलता है बेटा, तुमको आइडिया क्लिक कर गया बस क्वेश्चन खत्म। मैं फिर से बोलता हूँ, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इक्वल टू बी थीटा बाई बी। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन काम की, कुछ बेकार की। काम की इंफॉर्मेशन क्या है, थीटा की हमें बात ही नहीं करनी। हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हमें किसकी डायमेंशन निकालनी है 12 क्वेश्चन में, तो ए पे फोकस करो, ए पे फोकस करो, क्या दिख रहा है, बढ़िया, बस ये काम की बात है, बाकी सब फालतू हो। क्या है, क्लियरली लिखा है p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, तो एडिशन है क्या? मैंने क्या सिखाया था, एडिशन कब होता है, बस काम खत्म। ठीक बात तो नहीं भाई। क्वेश्चन हमारा था p प्लस ए बाई वी स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट तीनों जगह देखा है, स्कूल में भी आता है सेम क्वेश्चन। p प्लस ए बाई वी स्क्वायर को देखकर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि p वही है जो ए बाई वी स्क्वायर है। p कौन था, प्रेशर, तो अब सॉल्व कर दो क्या आता है आंसर।
सर सर 12th क्वेश्चन था ना, तो वैसे इसका आंसर बी का जो आ रहा है, बी की वैल्यू आ रही है ml2t-2। बढ़िया। एंड अभी पूरा नहीं है और आगे भी हुआ कुछ। थीटा यहाँ एंगल नहीं है। क्वेश्चन में बी की वैल्यू पूछी बेटा या ए की? ए की। 12 में ए की पूछी है और 13 में बी की पूछी है। सर वो नीचे वाला क्वेश्चन देख लिया था ना, दोनों में कोई बात स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम थी। हाँ कोई बात नहीं। तो मैंने जानबूझ के दोनों क्वेश्चन साथ में रखे हैं क्या, डिस्टिंग्विश करने के लिए, कि जब मैं ए के बारे में सोच रहा हूं तो पी को क्या लिखोगे, फोर्स अपॉन एरिया, और वी कौन था, वी वॉल्यूम था क्या? मुझे तो लगता है बन जाएगा ml-1 t-2 इक्वल टू a/L6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ गया? क्या ए की डायमेंशन आ गई हमारी, ml5 t-2। ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं है? खुद से सॉल्व करना सीखो बेटा, मैं सारे क्वेश्चन थोड़ी नहीं सॉल्व कर सकता, खुद से सॉल्व करो। ये तो राइट आएगा या रॉन्ग आएगा, राइट आया तो गुड, रॉन्ग आया तब भी गुड। आज रॉन्ग आया कल थोड़ी नहीं आएगा, दोबारा करोगे तब थोड़ी नहीं रॉन्ग होगा। तो अटेम्प्ट करो, जो मैं सिखाना चाहता हूँ, अटेम्प्ट करो क्वेश्चन। अटेम्प्ट करोगे तो धीमे धीमे अटेम्प्ट होने लगेंगे। 13 देखे किसका आंसर आया था, ml5t-2। चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 13th। क्या हमारा ऐसा लिखा था p + a/v² इक्वल टू, सर एक बार लास्ट स्लाइड खोल दो बस 1 सेकंड। अच्छा जितना सॉल्व करोगे उतना फिजिक्स सीखोगे, सिंपल बात है बेटा, खाली पढ़ते रहने से बात नहीं बनेगी। मैं तुमको आइडिया दे रहा हूँ, तुम उस आइडिया को एग्जीक्यूट करो, देखो क्या होता है उससे। डायमेंशंस नहीं याद है उसको कॉपी से देखो। सर सर हो उसमें गया। तो आप थीटा की बात कर रहे थे टेम्परेचर वाले में, उसकी वजह से k-1 भी आएगा वैल्यू वही में। कह रहा था कि जो तुमने बोला था ना वो 90% करेक्ट था। 10% वहां थीटा, यहाँ मैंने बोला था ना एंगल नहीं है, टेम्परेचर है, राइट। तो पहले ये बताओ, क्या मैं इसको p = b(θ/v) कह सकता हूँ? ऐसा मैंने कैसे लिख दिया, डायमेंशन वाइज तो सेम ही हो भाई, जो p है वही a/v² है। प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। थीटा का मतलब यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, तो केल्विन लिखना पड़ेगा क्या मुझे? और v कौन है, वॉल्यूम। तो मुझे लगता है ये कैंसल आउट हो जाएगा और बन जाएगा ml2 t-2 k-1। तुम लोग करके देखो क्या आता है तुम लोगों को। ml2 t-2 k-1 ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। और स्टार्टिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है 11th क्लास में। स्टार्टिंग में अगर ये बातें समझ में आ गई तो बस फिर सब समझ में आता जाता है। स्टार्टिंग पे थोड़ा फोकस करना पड़ता है भाई क्या बताया जा रहा है। ml2 t-2 k-1, देखो ऐसा ऑप्शन है बी वाला, राइट। ऐसा कोई, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास का एम समझ में आ गया। आज मैं तुम लोगों को मेनली क्या सिखाया, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, राइट। डायमेंशन के कई सारे फॉर्मूले बताए और फर्स्ट एप्लीकेशन सिखाया। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने क्या सीखा, हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट एबीसी। ठीक है, अगली क्लास में इसका सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे।
तो आज का होमवर्क क्या है, घर पे जाओ डायमेंशन अच्छे से याद करके आओ, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, डायमेंशन